तो हमारे पास 22 दिसंबर 2025 के कुछ अखबारों के आर्टिकल्स हैं और इनमें भारत की मतलब दो अलग-अलग कहानियां एक साथ चल रही हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री के विदेश दौरों की खबरें हैं जहां भारत दुनिया से जुड़ रहा है और दूसरी तरफ देश के अंदर संसद में हुए कुछ ऐसे बड़े बदलावों की बात है जो सालों तक असर डालेंगे। बिल्कुल। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये दो कहानियां आपस में कैसे जुड़ती हैं। हमारे पास देखिए प्रधानमंत्री के जॉर्डन, इथोपिया और ओमान के दौरे का पूरा विश्लेषण है। फिर भारत अफ्रीका आर्थिक संबंधों पर एक स्ट्रेटेजी पेपर है और सबसे जरूरी संसद के शीतकालीन सत्र का लेखा जोखा, जिसमें ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा को पूरी तरह से बदलने वाले एक नए कानून पर एक बहुत मजबूत आलोचनात्मक लेख भी शामिल है। चलिए शुरू करते हैं प्रधानमंत्री के 3 देशों के दौरे से। जॉर्डन, इथियोपिया, ओमान। पहली नजर में तो ये तीनों देश काफी अलग लगते हैं। क्या इन यात्राओं को जोड़ने वाला कोई कॉमन थ्रेड था या ये बस 3 अलग-अलग टारगेट के साथ 3 अलग-अलग दौरे थे? नहीं, एक बहुत मजबूत कॉमन थ्रेड था और वो है ग्लोबल साउथ। अच्छा, ग्लोबल साउथ। देखिए, आज की दुनिया में जहां हर देश अपने फायदे की सोच रहा है, भारत इन द्विपक्षीय संबंधों के जरिए अपनी एक अलग जगह बना रहा है। ये तीनों देश ग्लोबल साउथ के अहम हिस्से हैं और भारत लगातार खुद को इस समूह के एक स्वाभाविक नेता के तौर पर पेश कर रहा है। और तीसरी बात, ये तीनों देश अपने अपने इलाकों में भारत के लिए बहुत जरूरी विकास भागीदार हैं। लेकिन ग्लोबल साउथ का नेतृत्व तो चीन भी करना चाहता है ना? तो क्या ये दौरे कहीं ना कहीं चीन के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करने की भी एक कोशिश थे? ये एक दिलचस्प सवाल है। सीधे तौर पर ऐसा कहा नहीं गया, लेकिन भू राजनीति में हर कदम का एक मतलब होता है। चीन जहां बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और कर्ज के जरिए अपनी पहुंच बना रहा है, वहीं भारत साझेदारी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और कैपेसिटी बिल्डिंग पर जोर दे रहा है। एक अलग मॉडल। बिल्कुल, ये एक अलग मॉडल है और इन दौरों के जो नतीजे निकले हैं उनसे ये साफ दिखता है। तो असल में इन दौरों से हासिल क्या हुआ? कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट्स मिले? मैंने कहीं पढ़ा था कि ओमान के साथ हमारा व्यापार अचानक दुगना हो गया है। ये तो बहुत बड़ी छलांग है। सिर्फ एक दौरे से इतना बड़ा असर कैसे पड़ सकता है? हाँ, व्यापार दोगुना होकर 10 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसका सबसे बड़ा नतीजा है सीपा पर हस्ताक्षर होना। 1 मिनट, सीपा? हाँ, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अच्छा, मतलब ये एक तरह का फ्री ट्रेड डील ही हुआ है ना? मतलब अब भारत और ओमान के बीच सामान भेजना और मंगाना सस्ता और आसान हो जाएगा। बिल्कुल, आसान भाषा में कहें तो यही है। इससे सिर्फ व्यापार नहीं बढ़ेगा, बल्कि निवेश के भी रास्ते खुलेंगे। और इसका एक और बड़ा फायदा है। वो क्या? ओमान खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी का सदस्य है, तो ओमान के साथ ये समझौता पूरे जीसीसी ब्लॉक के साथ भारत के एक बड़े मुक्त व्यापार समझौते की नींव रख सकता है। अरे वाह, तो ये एक छोटे कदम से एक बड़े लक्ष्य को साधने जैसा है। सही, समझ गई। और इथियोपिया का क्या? वो तो एक लैंडलॉक्ड देश है, लेकिन रणनीतिक रूप से बहुत अहम है। बहुत ज्यादा अहम। पहली बात, अफ्रीकी संघ का मुख्यालय वहीं अदिस अबाबा में है। तो इथियोपिया से दोस्ती मतलब एक तरह से पूरे अफ्रीका से दोस्ती का एक रास्ता खुलता है। दूसरी ओर, शायद इससे भी बड़ी बात, इथियोपिया अब ब्रिक्स का नया सदस्य है। अच्छा, हाँ। और याद रखिए, 2026 में भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता करने वाला है। बिल्कुल। तो ये दौरा आने वाले साल के लिए जमीन तैयार करने जैसा था, जहां व्यापार, टेक्नोलॉजी और नॉलेज एक्सचेंज पर एक रणनीतिक साझेदारी शुरू की गई। यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। तो ये सब भविष्य की तैयारी है। लेकिन जॉर्डन का दौरा, वो तो इन सबसे अलग लगता है। पश्चिमी एशिया में जो चल रहा है, उसके बीच ये दौरा बहुत नाजुक समय पर हुआ। और इसीलिए ये शायद सबसे जटिल और महत्वपूर्ण दौरा था। जॉर्डन की यात्रा को पश्चिमी एशिया संघर्ष और गाजा शांति प्रस्ताव के संदर्भ में देखना होगा। देखिए, एक तरफ इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच तनाव है, जिसके वजह से भारत का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा यानी आईमेक खतरे में पड़ गया है। और ये कॉरिडोर जॉर्डन से होकर ही गुजरना है। हाँ। तो क्या इस पर कोई बात हुई? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। प्रधानमंत्री के दौरे के बाद जो संयुक्त बयान जारी हुआ, उसमें आईमेक का कोई जिक्र तक नहीं था। बिल्कुल भी नहीं। मतलब एक तरह का संतुलन साधने की कोशिश। जब विदेश मंत्री इजराइल में थे, तब प्रधानमंत्री जॉर्डन में फिलिस्तीनी मुद्दे के लिए भारत के पारंपरिक समर्थन को दोहरा रहे थे। ये तो काफी नाजुक डिप्लोमेटिक डांस है। बिल्कुल,
ये अरब देशों और ग्लोबल साउथ को ये विश्वास दिलाने की एक कोशिश थी कि इजराइल के साथ हमारे अच्छे संबंधों के बावजूद फिलिस्तीन पर भारत का सैद्धांतिक रुख वो बदला नहीं है। अच्छा। यहाँ तक कि ओमान के साथ जारी हुए संयुक्त बयान में भी एक संप्रभु और स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना की जरूरत पर जोर दिया गया। तो ये एक साथ कई घोड़ों पर सवारी करने जैसा है, जो आज की विदेश नीति की हकीकत है। ये तो हुई विदेश की बात, जहां भारत अपनी छवि एक पार्टनर की तरह बना रहा है। और इथियोपिया का जिक्र आया तो अफ्रीका की बात करते हैं। हमारे पास एक और आर्टिकल है जो भारत अफ्रीका आर्थिक संबंधों पर एक नई रणनीति की बात करता है। ऐसा लगता है कि ये सब एक बड़ी पिक्चर का हिस्सा है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये एकदम साफ है। आर्टिकल कहता है कि अमेरिका और यूरोप के बाजारों में अनिश्चितता है, इसलिए भारत के लिए अफ्रीका के बाजारों की तरफ देखना अब विकल्प नहीं बल्कि जरूरत बन गया है। ठीक है। अगर आप आंकड़े देखें तो भारत अफ्रीका व्यापार लगभग 100 अरब डॉलर का है। ठीक है। जबकि चीन अफ्रीका व्यापार 200 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। ये गैप बहुत बड़ा है। तो भारत इस गैप को कैसे कम करेगा? आर्टिकल में एक 5 सूत्रीय रणनीति का जिक्र है। इसमें सबसे खास क्या है? इसमें 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली, सिर्फ कच्चा माल या कम मूल्य की चीजें बेचने से आगे बढ़ना। रणनीति यह है कि दोनों तरफ से मूल्य वर्धित विनिर्माण और जॉइंट वेंचर लगाए जाएं। मतलब भारत वहां फैक्ट्रियां लगाए और अफ्रीकी देश भारत में। ये एक 2 तरफा साझेदारी होगी, यानी मेड इन इंडिया के साथ साथ मेड विद इंडिया इन अफ्रीका जैसा कुछ। बिल्कुल सही। और दूसरा बड़ा आइडिया है छोटे और मंझोले उद्योगों यानी MSMEs के लिए व्यापार को आसान बनाना। अक्सर बड़े कॉरपोरेशन तो रास्ते निकाल लेते हैं, लेकिन छोटे व्यापारी फाइनेंस और रिस्क की वजह से पीछे रह जाते हैं। और ये जो स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने और एक जॉइंट बीमा पूल बनाने का सुझाव है, ये तो काफी नया लगता है। ये छोटे व्यापारियों की मदद कैसे करेगा? ये गेम चेंजर हो सकता है। डॉलर पर निर्भरता कम होने से करेंसी के उतार चढ़ाव का खतरा कम हो जाता है। और एक जॉइंट बीमा पूल का मतलब है कि अगर कोई व्यापार डूबता है तो उसका नुकसान दोनों देशों द्वारा मिलकर उठाया जाएगा। अच्छा। इससे छोटे से छोटे व्यापारी को भी दूसरे देश में व्यापार करने का भरोसा मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ व्यापार के आंकड़ों के बारे में नहीं है, बल्कि एक टिकाऊ और भरोसेमंद साझेदारी बनाने के बारे में है। तो बाहर तो भारत पार्टनरशिप बना रहा है, रिश्ते मजबूत कर रहा है, लेकिन क्या देश के अंदर भी वही माहौल है? क्योंकि संसद के शीतकालीन सत्र को देखें तो कहानी कुछ और ही लगती है। सत्र को कम हंगामेदार बताया गया, लेकिन जो बिल पास हुए वो तो आने वाले समय में तूफान मचा सकते हैं। हाँ, और उनमें सबसे बड़ा बदलाव ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में किया गया है। एक नया विधेयक पास हुआ है जिसका नाम है विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के लिए गारंटी ग्रामीण, VBG-RAM-G। अरे ये तो किसी वाईफाई का पासवर्ड जैसा लग रहा है। चलिए इसे समझने के लिए मनरेगा 2.0 कहते हैं। हमारे पास सोनिया गांधी का एक पूरा आर्टिकल है जिसमें वो तर्क दे रही हैं कि यह नया कानून मूल मनरेगा का ढांचागत विध्वंस है। ये बहुत मजबूत शब्द हैं। चलिए उनके मुख्य तर्कों को समझते हैं। तथ्यात्मक रूप से आर्टिकल के मुताबिक ये सिर्फ कुछ नियमों का बदलाव नहीं है, बल्कि योजना की आत्मा को बदलने जैसा है। 4 मुख्य बदलाव गिनाए गए हैं। पहला है कानूनी गारंटी का खत्म होना। तो काम का अधिकार से एक सरकारी स्कीम बन गया। इसका मतलब क्या है प्रैक्टिकली? मतलब अब अगर किसी को काम नहीं मिलता तो वो कोर्ट नहीं जा सकता? मोटे तौर पर यही मतलब है। पहले ये एक कानूनी हक था जिसे सरकार नकार नहीं सकती थी। अब ये नौकरशाही के नियमों का एक सेट बन गया है जिसे सरकार अपनी सुविधानुसार लागू कर सकती है। दूसरा और शायद सबसे बड़ा बदलाव है बजट में। पहले मनरेगा एक मांग आधारित योजना थी, मतलब जितने लोग काम मांगेंगे उतना पैसा सरकार को देना ही पड़ेगा। बजट की कोई सीमा नहीं थी। मतलब पहले ये एक ऑल यू कैन ईट बफे जैसा था, जहां जितनी जरूरत होती उतना पैसा मिलता। हाँ। और अब ये एक फिक्स्ड थाली सिस्टम बन गया है। चाहे आपकी भूख कितनी भी हो, बजट पहले से तय होगा और सीमित होगा। अगर पैसा खत्म हो गया तो काम भी बंद हो सकता है। और लागत साझाकरण का अनुपात भी बदल गया है ना, केंद्र और राज्यों के बीच। हाँ, तीसरा बड़ा बदलाव वही है। पहले केंद्र 90% और राज्य 10% खर्च उठाते थे। अब यह अनुपात 60-40 कर दिया गया है। ओहो। आर्टिकल का तर्क है कि इससे राज्यों पर इतना ज्यादा वित्तीय बोझ पड़ेगा कि वो काम देने में हिचकिचाएंगे, क्योंकि अब उन्हें अपनी जेब से ज्यादा पैसा देना होगा। और चौथा बदलाव विकेंद्रीकरण को लेकर है।
कहते हैं कि मनरेगा की ताकत ग्राम सभा हुआ करती थी। बिल्कुल। पहले ग्राम सभा तय करती थी कि गांव में क्या काम होना है, तालाब बनेगा या सड़क। ये जमीनी स्तर की योजना थी। अब उस शक्ति को खत्म करके इसे पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से जोड़ दिया गया है। यानी अब दिल्ली में बैठे अधिकारी तय करेंगे कि किसी दूर दराज के गांव में क्या काम होना चाहिए। ये तो स्थानीय जरूरतों और ज्ञान को पूरी तरह से नजरअंदाज करने जैसा हुआ। लेख में यही तर्क दिया गया है और इसमें एक और बड़े आर्थिक प्रभाव की बात कही गई है। मूल योजना ने गांव के भूमिहीन गरीबों की सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ाया था और इससे खेतों में काम करने की मजदूरी भी बढ़ी थी। अच्छा। हाँ, दावा है कि नया कानून इस शक्ति को कम कर देगा। वो कैसे? क्योंकि नए कानून में एक प्रावधान है कि राज्य सरकारों को पीक कृषि सीजन, यानी जब खेतों में सबसे ज्यादा काम होता है, उस दौरान 60 दिन ऐसे पहचानने होंगे जब मनरेगा के तहत कोई काम नहीं दिया जाएगा। अरे, आलोचकों का कहना है कि ये मजदूरों को कम मजदूरी पर खेतों में काम करने के लिए मजबूर करने का एक तरीका है। ये तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि ऐसी कल्याणकारी योजनाओं के पीछे का दर्शन क्या होना चाहिए। क्या ये सिर्फ गरीबी में एक सेफ्टी नेट है या लोगों को सशक्त बनाने का एक जरिया? सही पकड़ा आपने। लेख इस बदलाव को अकेले नहीं देखता। वो इससे सूचना का अधिकार, आरटीआई, वन अधिकार अधिनियम जैसे दूसरे अधिकार आधारित कानूनों को कमजोर करने की एक बड़ी प्रवृत्ति के हिस्से के रूप में प्रस्तुत करता है। और हमें सत्र की दूसरी बातें भी नहीं भूलनी चाहिए। विधेयकों के हिंदी शीर्षकों पर काफी विवाद हुआ। वंदे मातरम और चुनावी सुधारों पर घंटों बहस चली और विपक्ष का आरोप था कि सरकार दिल्ली के वायु प्रदूषण जैसे जरूरी मुद्दे पर चर्चा से भाग रही है। हाँ, सत्र काफी विवादास्पद रहा, लेकिन अंत में एक छोटी सी सकारात्मक बात भी हुई। अच्छा? सत्र खत्म होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ने चाय पर विपक्ष को बुलाया और कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने वो निमंत्रण स्वीकार किया। दोनों पक्षों के बीच काफी सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई। ये एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन आज के राजनीतिक माहौल में सरकार और विपक्ष के बीच किसी भी तरह का संवाद एक अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है। तो इन सभी स्रोतों से गुजरने के बाद हमारे सामने एक ऐसे राष्ट्र की तस्वीर उभरती है जो एक ही समय में दो दिशाओं में पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा है। एक तरफ वो दुनिया में, खासकर ग्लोबल साउथ में, एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए सक्रिय रूप से साझेदारी कर रहा है और दूसरी तरफ देश के भीतर बड़े और अक्सर विवादास्पद कानूनी बदलाव कर रहा है। ये विरोधाभास साफ दिखता है। एक ओर आप अफ्रीका जैसे क्षेत्रों के साथ भरोसे की साझेदारी बना रहे हैं, दूसरी ओर आप देश के अंदर ग्रामीण रोजगार गारंटी जैसे कानूनों में बुनियादी बदलाव कर रहे हैं, जिस पर तीखी बहस चल रही है। ये दोनों तस्वीरें एक साथ मौजूद हैं। चलिए श्रोता को सोचने के लिए एक आखिरी विचार के साथ छोड़ते हैं। सोचने पर मजबूर करने वाला विचार ये है, हमारे स्रोत बताते हैं कि भारत अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार दोगुना करने और एक प्रमुख विकास भागीदार बनने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। वो उन्हें साझेदारी का एक नया मॉडल पेश कर रहा है। उसी समय भारत के अपने एक प्रमुख कानून मनरेगा, जिसे दुनिया भर में सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा पहलों में से एक के रूप में पढ़ा और सराहा गया है, उसे मौलिक रूप से बदला जा रहा है। तो सोचिए, एक अफ्रीकी विकास भागीदार जो भारत के साथ एक मजबूत आर्थिक साझेदारी बनाना चाहता है, वो जब इन घरेलू नीतिगत बदलावों को देखेगा तो वो भारत के अपने विकास और सामाजिक सुरक्षा मॉडल के बारे में क्या सोचेगा? ये कदम हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि पर क्या असर डाल सकते हैं?